नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। इतिहास गवाह रहा है कि अफगानिस्तान ने, चाहे वो भले ही मिलिट्री रूप से ज़्यादा शक्तिशाली ना रहा हो, पर रसिया और अमेरिका जैसे देश भी अफगानिस्तान में अपना पैर नहीं जमा पाए। दोस्तों, आखिर क्या ऐसा कारण रहा है कि बड़े बड़े देश, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े इतिहासकार पहले से भी अफगानिस्तान की तरफ आकर्षित हुए हैं? आखिर क्या ऐसा कारण रहा है कि बड़े बड़े योद्धाओं ने चाह के भी अफगानिस्तान में अपना पैर नहीं जमा पाया? आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। The world, why the British government had made a decision to get involved in the attacks which started this afternoon. तो अफगानिस्तान पर हमले की शुरुआत होती है 522 बीसी में, जब पारसियनों ने सबसे पहले अफगानिस्तान पर हमला किया था। और इस हमले के बाद मुश्किल से वो 2 साल भी अपना पैर अफगानिस्तान में नहीं जमा के रख पाए। 331 बीसी विश्व विजेता सिकंदर अलेक्जेंडर भी जब अफगानिस्तान पर हमला करता है और यहाँ पे अपना पैर जमाना चाहता है, तो 7 साल के बाद उसकी भी जड़ें यहाँ से उखड़ जाती है और वो भी वापस चला जाता है। मंगोल एम्पायर, मुगल एम्पायर, सिख एम्पायर, जितने भी बड़े बड़े एम्पायर हुए, सभी ने एक एक करके अलग अलग समय में अफगानिस्तान के ऊपर हमला जरूर किया, लेकिन कोई भी एम्पायर यहाँ पे टिक नहीं पाया। यहाँ तक कि 1 साल के अंदर ही मुगल एम्पायर ने भी अपना यहाँ से पैर समेटना ही उचित समझा। बात करें ब्रिटिश की, जिन्होंने कि अंग्रेजों ने अपने देश के ऊपर बहुत दिनों तक 200 साल तक शासन किया, लेकिन जब बात अफगानिस्तान की आती है, उन्होंने म्यांमार से पाकिस्तान तक पूरा कब्जा तो कर लिया था, पर अफगानिस्तान में 3 प्रयास के बाद भी वो असफल रहे थे। सन 1979 पूर्व सोवियत संघ और आज का रूस, जब उसने अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमानी चाही, तो पूरे 9 साल के संघर्ष के बाद रसिया को भी ये पता चल चुका था कि शायद हम यहाँ पे आके फंस चुके हैं, और रसिया भी वापस अफगानिस्तान से अपना पैर खींच लेता है। यहाँ तक कि रसिया के उस हार के बाद ही सोवियत संघ का विघटन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ में एक कोल्ड वार चल रहा था और पूरा दुनिया 2 भागों में बटा हुआ था। अब जब रसिया वहां से बाहर आ चुका था, तो अमेरिका को बहुत ही गर्व था खुद पे। उसको ये लगा कि हम तो इतना शक्तिशाली देश हैं, आसानी से अफगानिस्तान पे अपना शासन स्थापित कर लेंगे। पर ठीक रसिया के जाने के 12 साल बाद 2001 में जब अमेरिका अफगानिस्तान में आता है, तो सन 2021 में उसको ये पता चलता है कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, अमेरिका अकेले नहीं आया था, वो अपने नाटो एलाय के साथ अफगानिस्तान में कदम रखा था। लेकिन कुल 20 साल के संघर्ष के बाद अमेरिका को वहां से क्या मिला, ये आपको भी पता है। ऐसा कहा जाता है कि नाटो एलाय और अमेरिका के 20 साल के संघर्ष के बावजूद भी अमेरिका आंशिक रूप से बस 15% अफगानिस्तान पे आंशिक रूप से अपना कंट्रोल कर पाया था। जब साल 2021 में जॉन बाइडेन की सरकार अमेरिका में आती है, तो जो बाइडेन को ये पता चल जाता है कि अफगानिस्तान से हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, और वो अपना आखिरी सैनिक तक अफगानिस्तान में 2021 में वापस बुला लेते हैं, जिसका नतीजा आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, कैसे जहाज से लोग गिर रहे थे और कैसे लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाह रहे थे, और अभी वहाँ पे तालिबान राज है, ये आपको पता ही है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर अफगानिस्तान इतने बड़े बड़े देशों के हमले से भी इतिहास से आज तक कैसे बचता हुआ है। जब आप इसकी तह में जाइएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि इसका सबसे बड़ा कारण है अफगानिस्तान का भौगोलिक स्थिति। अफगानिस्तान 3 कबीलों में बटा हुआ एक देश है। उज्बेक, तजाकिस और पश्तून, ये 3 कबीले अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पश्तून कबीले की, तो पश्तून कबीला पाकिस्तान वाले सटे बॉर्डर क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों, पश्तून, अफगानिस्तान का जो बाउंड्री डिसाइड हुआ है, वो बहुत पहले ही बाहरी आक्रांताओं ने ही इसको डिसाइड किया था। तो जो पश्तून पाकिस्तान के नजदीक बॉर्डर पे रहते हैं, उनका आधा परिवार अफगानिस्तान में और आधा परिवार पाकिस्तान के अंदर रहता है। इस कारण से जब ब्रिटिशर्स ने डुरंड लाइन को खींचा, तो उस वक्त कुछ पश्तून इधर रह गए और कुछ इधर चले गए। तो ये बस एक इमेजिनरी लाइन है, पर वास्तविकता आज भी ये है कि पश्तून उस लाइन को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके आधे लोग उधर हैं और आधे लोग इस तरफ हैं। इसलिए वो लाइन अभी तक सबसे ज्यादा खतरनाक लाइन आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ होते रहता है। अफगानिस्तान का ये डुरंड लाइन वाला ज्यादातर एरिया बहुत ही ऊंचे ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से होकर गुजरता है, जिस कारण से वहाँ पे ना ही ज्यादा अच्छा कंट्रोल पाकिस्तान का है और ना ही ज्यादा अच्छा कंट्रोल अफगानिस्तान से है। ऐसा कहा जाता है इन पहाड़ों के बीच में लगभग 300 ऐसे जगह हैं जहां से आप आसानी से इधर से उधर और उधर से इधर आ सकते हैं। और यही कारण है कि ड्रग्स का व्यापार, मिलिटेंट का इस पार से उस पार आना जाना और आसानी से घुसपैठ इस क्षेत्र में लगा रहता है। और यही कारण है कि डुरंड लाइन को उन खतरनाक लाइनों में से गिना जाता है जहां पे खतरा हमेशा बना रहता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको अफगानिस्तान पे हमला करना है, अफगानिस्तान जाना है, तो अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, और इसके लिए आपको तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और भारत का पीओके वाला क्षेत्र जो कि अफगानिस्तान से सटता है, आपको इन क्षेत्रों से होकर अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। अगर इतने सारे मुश्किलों के बाद आप अफगानिस्तान चले भी गए, तो उसके बाद वहाँ की जो दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, वो आपको अंदर जाने से रोकेंगे।
ये पहाड़ियाँ बहुत ही दुर्गम, बहुत ही खतरनाक हैं और सबसे बड़े संयोग की बात यह है कि अफगानिस्तान का लगभग 75% भाग इन पहाड़ियों के प्रोटेक्शन में है। जैसे उत्तर में हिमालय हमारी रक्षा करता है, वैसे ही ये पहाड़ियाँ अफगानिस्तान के 75% भाग पर एक दीवार की तरह हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक उसको ये चीज़ बनाता है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो इन पहाड़ियों को इतना अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप कोई बाहरी जब उन पहाड़ियों में जाता है तो आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि वहाँ के लोकल्स, वहाँ की सेना, वहाँ के मिलिटेंट जो भी हैं वो उन पहाड़ियों का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, जब सोवियत संघ रूस ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा जमाना चाहा तो जब उन पहाड़ियों से वो अपने सामान को लेकर ट्रक, तोप या कुछ भी लेके जाते थे तो उन पहाड़ों में छिपे हुए वो लड़ाके, तालिबानी लड़ाके रशियन ट्रक और हथियार सप्लाई को बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते थे और वापस जाके उन पहाड़ों में छिप जाते थे। और जब वो उन पहाड़ों में छिप जाते थे तो रशिया का सैटेलाइट भी उनको वहाँ पे नहीं ढूंढ पाता था, क्योंकि उनके उस पहाड़ी के बारे में, उसका एक एक खोह, एक एक गुफा और एक एक रास्ता उन मिलिटेंटों, उन तालिबानियों को पता था। दोस्तों, तालिबानी लड़ाके उस रास्ते को ही बम से उड़ा देते थे, जिस कारण से वो, चूंकि ऐसे भी पहाड़ी में रास्ता साकरा होता है, तो रशियन के जो ट्रूप्स थे, जो सैनिक थे, वो 2-2 महीने तक एक ही जगह पे फंसे हुए रह जाते थे। और अगर आप एक जगह पे 2 महीने फंसे हुए रह गए तो फिर आप लड़ाई कितना लड़ पाइएगा, ये आप भी समझ सकते हैं। इससे भी बड़ी बात कि रशिया वहाँ इसलिए भी नहीं जीत पाया था क्योंकि उस वक्त अमेरिका तालिबान का समर्थन कर रहा था। दोस्तों, अगर आप किसी युद्ध लड़ते हुए सैनिक से ये पूछें कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए, तो वो सैनिक आपको यही बोलेगा कि भले ही आप हमको खाना 5-6 दिन तक नहीं भी दें, पर गोलीबारी और हथियार समय पर पहुंचना चाहिए। और अफगानिस्तान के पहाड़ी उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। वो समय पर आपका बैकअप पहुंचने ही नहीं देता है। इस कारण से अफगानिस्तान में युद्ध लड़ना टेढ़ी खीर है। दोस्तों, अफगानिस्तान में पहाड़ियाँ इतनी सघन और इतनी ऊंची हैं कि वहाँ के बहुत ऐसे एरिया हैं खुद अफगानिस्तान में जहाँ पे काबुल में बैठी अभी अफगानिस्तान की सरकार भी उसको सही से कंट्रोल नहीं कर पाती। पहाड़ के बीच रह रहे बहुत सारे लोग मुख्य अफगानिस्तान से अभी भी कटे हुए रहते हैं। उनका अपना संविधान है, उनका अपना रूल है, उनका अपना सेना है, उनका अपना सुरक्षा तंत्र है। इस कारण से जब अफगानिस्तान की मुख्य सरकार पूरे अफगानिस्तान पे आज भी सही ढंग से कब्जा नहीं कर पाती है, सही ढंग से पूरे देश के सरकार को नहीं चला पाती है, क्योंकि वो बटे हुए हैं, उनका आपस में इतना ज़्यादा सेपरेशन है। बहुत ऐसे जगह पे पहाड़ियों के बीच छोटा छोटा गाँव है जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। जब अफगानिस्तान की सरकार इस चीज़ को सही से नहीं हैंडल कर पाती, फिर कोई बाहरी का क्या मजाल कि पूरे अफगानिस्तान को अपने अंडर कंट्रोल में ले। सन 1979 में एक बार रसिया वहाँ पे एक मिलिट्री बेस बनाने में कामयाब भी हो जाता है। जब तालिबानी ने इस चीज़ को देखा तो उस बेस के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे बैठ के उस पूरे बेस के चारों तरफ से बंद कर देते हैं और उस बेस का सप्लाई लाइन ही काट देते हैं। जब वो बेस तो बन चुका था, लेकिन सही ढंग से सप्लाई नहीं आ पाने के कारण रसिया उस बेस का कोई खास यूज नहीं कर पाया और वापस घर आ गया। क्योंकि हवा के रास्ते से हमेशा वहाँ पे सप्लाई पहुँचाना कोई अस्थायी सॉल्यूशन भी नहीं था और ये उस वक्त संभव भी नहीं था। दोस्तों, सन 2001 में कुछ यही हाल अमेरिका के साथ भी इन तालिबानियों ने किया। जब अमेरिका वहाँ पे लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों के साथ अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए पहुँचता है, तो अमेरिका उस वक्त अकेले नहीं था, पूरा नाटो एलाय उनका साथ दे रहा था। दुनिया के सभी ताकतवर देश एक साथ मिलकर अफगानिस्तान पे ये हमला करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान फिर से वही चाल चलता है और वहाँ के जो तालिबानी होते हैं वो जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में अपना बेस बनाते हैं तो वो उस बेस का सप्लाई चेन ही कट कर देते हैं। जो खाना लेके ट्रक उस बेस पे जाते रहता है या भी जो भी टैंक उस बेस की ओर बढ़ते हैं वो उसको रास्ते में ही खत्म कर देते हैं और आसानी से बॉर्डर पार करके वो पाकिस्तान चले जाते थे और अपना नॉर्मल जिंदगी जीते थे, जिससे अमेरिका को ये पता ही नहीं चल पाता था कि उसका टैंक किसने उड़ाया। हालांकि अमेरिका ने इस चीज़ का एक सॉल्यूशन बहुत अच्छे से निकाला। उसने वहाँ के कुछ लोकल और वहाँ की सरकार से इसका हेल्प लिया, पर यह भी कितना सफल हुआ ये आपको ही पता है, क्योंकि इस 20 साल की लड़ाई में मैं आपको बता चुका हूँ कि अमेरिका वही 15% भूभाग पे अपना आंशिक कब्जा जमा पाया। 2009 में एक खेवर दर्रा एक ऐसा दर्रा था जहां से अमेरिका अपने ट्रक्स और अपने ट्रूप्स को पैदल लेके जा सकता था। अफगानियों ने सन 2009 में इस जगह को अपने कंट्रोल में अच्छे से लिया और वो चूंकि एक साकरा रास्ता था, उस रास्ते को ही खत्म कर दिया। इससे अमेरिका का वहां पहुंचना और मुश्किल हो गया और उसकी सप्लाई लाइन अब पूरा का पूरा एयर कंट्रोल पे डिपेंड हो गई। अब 1-1.5 लाख सैनिकों के लिए हवाई मार्ग से हमेशा खाना पहुंचाना, हथियार पहुंचाना, तोप पहुंचाना, गोले पहुंचाना ये बहुत ही मुश्किल था और इस चीज़ का रियलाइज अमेरिका को वहाँ 20 साल लड़ने के बाद होता है, जब सन 2021 में जो बाइडन की सरकार बनती है और जो बाइडन वहाँ से अपने आखिरी सैनिक को भी वापस बुला लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ था ये पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, एक अनुमान है कि लगभग $2.3 ट्रिलियन रुपया अमेरिका ने अफगानिस्तानी युद्ध में खर्च किया और उसके बदले में अमेरिका को क्या मिला ये सबको पता है।
दोस्तों, इससे एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि आखिर अफगानिस्तान पे कब्जा करना क्यों इतना मुश्किल है। पर एक दूसरा सवाल जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये लोग घूम फिर के अफगानिस्तान आते क्यों इतिहास से ही सभी अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है फिर वही से इसका भौगोलिक जगह। अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। जिस देश का कंट्रोल अफगानिस्तान पे होगा उसका मिडिल ईस्ट, एशिया, यूरोप सभी देशों के साथ अच्छा कनेक्टिविटी होगा। इस कारण से सभी देश ये चाहते हैं उनका अफगानिस्तान पे अच्छा पकड़ हो। पर इस चीज़ का खामियाजा अफगानिस्तान अभी भी भुगत रहा है। इस वर्चस्व की लड़ाई में सभी देश चाहते हैं अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व के साथ अफगानिस्तान उसके कंट्रोल में रहे। कभी रसिया, कभी अमेरिका, ये दोनों वहाँ पे कंट्रोल करना चाहे। पर चूंकि अगर अमेरिका वहाँ कंट्रोल करना चाहता है तो सामने उसका विरोधी रसिया खड़ा है, और अगर रसिया कंट्रोल करना चाहता है तो उसका विरोधी अमेरिका वहाँ के मिलिटेंटो और वहाँ के जो सेपरेटिस्ट हैं उसको फंडिंग करता है, जिस कारण से अफगानिस्तान आज भी अस्थिर है। कुल मिला के बात यही है कि अफगानिस्तान पूरे विश्व का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, और उसकी ये भौगोलिक स्थिति उस पर किसी भी देश को कब्जा करने के लिए तो नहीं दे रही है, और उसकी यही भौगोलिक स्थिति उसको आज तक अशांत रखी हुई है।